टिक्की टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भारत की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने 1984 में यूपीएससी पास किया और आईएएस कैडर में रहे हैं। बहुत सारे विभिन्न मंत्रालयों में बहुत सारे अच्छी पोजीशंस पर इन्होंने देश की सेवा करी है और समाज के लिए, उसके साथ साथ पैरेलली समाज के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किया है। ऐसे एक महान व्यक्तित्व से आज हम मुलाकात करेंगे। श्री कन्हैया लाल जी का आज हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह आज हमारा चैनल का भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि इतनी बड़ी शख्सियत से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। श्री कन्हैया लाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। मैं बता देता हूँ अपने चैनल के लोगों को कि आज के रिटायर होने के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और जिससे कि विधायक का चुनाव भी है इलाहाबाद से लास्ट ईयर इन्होंने लड़ा है और आज प्रदेश के महासचिव के रूप में, उत्तर प्रदेश महासचिव के रूप में आम आदमी पार्टी का कार्यभार संभाल रहे हैं। समाज के लिए हमेशा निरंतर इन्होंने कार्य किया है। आइए जानते हैं इनकी लाइफ की जर्नी, इन्हीं की कहानी, इनकी ज़ुबानी क्या रहा, कैसे ये इन्होंने 1984 से अपना कार्य शुरू किया, किन किन मंत्रालयों में गए, किन किन पोस्टों पर रहे और क्या क्या इन्होंने किया है समाज के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को, जो हमारे लाखों करोड़ों दर्शक देखेंगे, उनको बताएं। धन्यवाद। मैं अपने लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही पिछड़े समाज से आए हैं। बेसिकली मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं और बचपन से ही बहुत संघर्ष किया हूं, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, अपने छात्र जीवन से लेकर के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्र था उस समय भी तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन को अवगत कराता रहा। पर यह तो नहीं मालूम था उस समय मुझे कि मैं भी कल एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पहुंच जाऊंगा और मैं खुद जनता की सेवा कर पाऊंगा। लेकिन वो मन में कहीं न कहीं थी बातें, और धीरे धीरे प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करने के बाद हमने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय में मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई 1984 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। हाँ, और उसी समय मिस्टर एच.के.एल. भगत होते थे जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री होते थे। मैं उस मंत्रालय में ज्वाइन किया। वहाँ रह करके मैं करीब 5 साल तक आकाशवाणी का प्रशासन, दूरदर्शन का प्रशासन, आरएनआई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स का प्रशासन, डीएवीपी का प्रशासन, डीएफपी क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का प्रशासन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया उसका प्रशासन, फिल्म डिवीज़न बॉम्बे का प्रशासन, ये फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, ये सब का मैं प्रशासन मंत्रालय में देखा वहाँ से। उसके बाद लगातार जैसे तो आपने आज़ादी के बाद का वो समय देखा जब इंदिरा गांधी थी और किस हिसाब से देश प्रगति कर रहा था, उस समय भी आपने देश में बिल्कुल योगदान वो दिया। तो उनके जब हत्या हुई है तभी भी मैं मंत्रालय में ही था और मुझे जैसे पता चला, मैं अपने आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन केंद्र में फ़ोन करके पता किया कि क्या हुआ। मुझे पता चला है कि न्यूज़ रूम में ये समाचार पहुंचा कि नहीं कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। तो वहाँ बताया गया न्यूज़ रूम से, आकाशवाणी के, कि नहीं वो है, उनको इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ले जाया गया है। तो उस समय की चीज़ें मुझे घटनाएँ याद हैं। उसमें पूरे दिल्ली में काफ़ी बड़ा विद्रोह चालू हुआ, मारकाट चालू हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, सरदारों को बहुत मार काट हुई है, वो मेरे आंखों के सामने रहा है। और उसमें मैं नॉर्थ वेन्यू में रहता था, किसी सांसद के साथ रहता था। तो ये उस समय का भी दशा रही। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रमोशन मिले हैं, मंत्रालय बदलते रहे, विभाग बदलते रहे। और तो उसके बाद आपने किस तरह के मंत्रालय में उसके बाद मैं सूचना प्रसारण के बाद मैं लखनऊ 5 साल रहा, तो प्रेस मीडिया को देखा। जो हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, जो एक्रीडिटेशन कार्ड मिलता है उनको पत्रकार बनने के लिए, हाँ पीआईबी, तो मैं पीआईबी प्रशासन देखा लखनऊ में रह करके। वहाँ मैं पीआईबी वाराणसी, पीआईबी लखनऊ, पीआईबी कानपुर, ये सब 4
रीजनल हमारे क्षेत्रीय कार्यालय थे, उसका भी मैं प्रशासन देख रहा था। तो हमारे जो जिला सूचना अधिकारी होते थे, वो डिप्टी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहता था। बाकी पीआईबी का जो मुख्यालय हमारा नई दिल्ली शास्त्री भवन में है, ये हमारा हेड ऑफिस था। तो 5 साल मैंने पीआईबी का प्रशासन देखा। उसके बाद फिर पीआईबी के बाद मेरा जब प्रमोशन दिल्ली आया मैं, तो यहाँ आकर के मैं फिर से सूचना प्रसारण मंत्रालय में ज्वाइन करके, और उसमें मैं दूरदर्शन का प्रशासन देखना शुरू किया। दूरदर्शन का मंडी उसमें कल 2 ही चैनल हुआ करते थे, तब आकाशवाणी और ज़्यादा दूरदर्शन। चैनल होते नहीं थे। प्राइवेट चैनल आज जो सैकड़ों दिख रहे हैं, तब थे नहीं। मेनली दूरदर्शन था। ये तो हमारे आंखों के सामने प्रसार भारती बना। धीरे धीरे चैनल का जो अपलिंकिंग परमिशन है, वो मेरे सामने ही, हम भी उसमें देखे हैं। जो नए नए चैनल ओपन हो रहे थे, उनकी क्या फॉर्मेलिटीज़ है, उनको मैं कंप्लीट करवाता, रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में। हाँ, और उसमें रह करके मैं 3 साल जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स थे, जो जितने भी टीवी सीरियल्स हैं, फिल्में आ रही हैं, जिसमें किसी ऑब्सिनिटी होती थी, जो एंटी नेशनल चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है टीवी पर, अगर उसमें देखा गया कि कोई जो है एंटी नेशनल है, देश के हित में नहीं है, पब्लिक हित में नहीं है, तो मैं उन चैनल के खिलाफ कार्रवाई भी किया हूँ, नोटिस दिया हूँ, चैनल को बंद भी कराने का दिया गया। जो भी नाइट में बहुत से चीज़ें ऑप्शन चीज़ें दिखाते थे, उन चैनलों को मैंने बंद करने का काम किया, नोटिस दिया। आपको याद होगा बहुत पहले एक लिक्कर एडवर्टाइजमेंट, शराब का एडवर्टाइजमेंट बहुत आता था, बैक पाइपर सारे जितने आते थे, वो मेरे टाइम में था। जब आया है तो हमारा जब 5 ज्वाइंट सेक्रेटरीज की कमेटी बनी, गृह मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से, परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, मैं उसका कन्वीनर होता था। तो मीटिंग करा करके देखा जाता था कि कोई भी पब्लिक अगर शिकायत कर रहा है, या सो मोटो भी हम कॉग्निजेंस में लेते थे कि ये जो चैनल पे आया है एडवर्टाइजमेंट ठीक नहीं है, या ये टीवी में जो उसमें फिल्मों में जो दिखाया गया है, ये बहुत ही देश के हित में नहीं है, इस पर रोक लगानी चाहिए। हाँ, तो उसको मैं तुरंत नोटिस देता था उस चैनल का कि अपना वो वीडियो क्लिपिंग भेजिए। यहाँ भेजने के बाद हम उसकी मीटिंग कराते थे। अगर हमको लगता था पूरी कमेटी कि नहीं ये लगता है इस पर रोक लगाया जाए, तो हम तुरंत नोटिस रोक लगाए थे, या उस चीज़ को चेंज किया कहता है कि रिकास्ट नहीं होना चाहिए, री-ब्रॉडकास्ट रिकास्ट ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके चैनल अगर आपको करना है तो उस चीज़ को कट करके करिए। तो उस समय हम लोगों ने लिकर एडवर्टाइजमेंट पूरा बैन कर दिया। लिकर एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए किसी चैनल पर, मेरे टाइम पे हुआ। और दूसरा उसके बाद वो कंपनी सोडा के नाम से करने लगी, फिर वो उसको चेंज करने लगे। सोडा लीजिए, उसे हम लोगों ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तब वो इस तरीके से दूसरी मतलब रूप में दिखाने लगे। कंटेंट्स वही था, लेकिन दिखाया दूसरी तरह से। उसको भी हम लोगों ने कंट्रोल किया कि नहीं ये भी नहीं दिखाना है। तब काफ़ी कुछ कंट्रोल। इसी तरीके से बहुत सी ऑप्शन वो आ रहे थे आपके म्यूजिक एल्बम। मुझे अच्छी तरह याद है, एक गाना बड़ा मशहूर था, आप सब लोग जानते हैं, वो कांटा लगा। उस पर जब हुआ तब बड़ी शिकायतें आई। इस पर हमने सारे चैनल को नोटिस दिया। तो हमारे चेयरमैन जो थे, और उसमें अनुपम खेर साहब को चेयरमैन बनाया था। अनुपम खेर साहब थे चेयरमैन। उसमें हुआ कि इसको तुरंत सारे चैनल लिखे कि अगर जो चैनल इस गाने को दोबारा रिकास्ट किया, उसके चैनल को मैं खिलाफ कार्रवाई करूँगा। वो मेरे ही साइन से गया है सारा। उसके बाद से वो गाना रिपीट नहीं हुआ फिर। बिल्कुल, मुझे याद है कि वो गाना बहुत फेमस था और अचानक से वो बंद हो गया। फिर पूरी तरह से ये बंद हुआ है। तो उसको भी देखा मैंने, दूरदर्शन का भी प्रशासन देखा काफ़ी हद तक। तो इसके बाद लगातार विभाग बदलते गए हम। फिर कृषि मंत्रालय में भी आप काफ़ी साल रहे। कृषि मंत्रालय नहीं मैं था। इसके बाद मैं जब प्रमोट हुआ तो मैं आ गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो उस समय हमारी कैबिनेट मिनिस्टर थी मीरा कुमारी। उस समय मैं पूरे देश का वो देख रहा था, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, डाउन टोडन पीपल हैं, जो स्कॉलरशिप स्कीम है पूरे देश में, जो शेड्यूल कास्ट के लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, लॉ कर रहा है, या जो भी डिग्री ले रहा है आगे की, तो वो मैं पूरा स्कॉलरशिप डील कर रहा था। और उसके साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं जिनको फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन देना है, चाहे बीटेक कर रहा हो, एमटेक कर रहा हो, एलएलबी कर रहा हो, उस सबको फ्री ऑफ कास्ट। हमारे यहाँ नियम था कि उस समय जो इसकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं जिस परिवार की, उसको फ्री में एडमिशन देना है, फ्री में उसे कोई पूरा प्रदेश, पूरा देश था या पूरा देश? मैं पूरा देश को देख रहा था। हाँ, और उस समय में बहुत से गरीब बच्चों को, जो मजदूर थे, उनके बच्चे आज बीटेक एमटेक कर लिए हैं। और कभी कभी मिलते हैं उन लोगों ने, उनके कहते साहब हमने काफ़ी सारी वीडियो भी देखी है आपके यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पे भी, कि आप पुलिस के साथ जा रहे हैं किसी गांव में, किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है, कुछ हुआ है। तो
फेसबुक पे, बहुत सारे आपके यूट्यूब पे मैंने देखे कि पुलिस के साथ जा रहे हैं गांव में, बीहड़ गांव है वहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ जा रहे हैं। वो क्या था, वो क्या कोई कंप्लेन आई ऐसा थी? था कि उस समय मैं डायरेक्टर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में था। डॉक्टर पीएल पुनिया हमारे चेयरमैन थे। उसमें दलितों के साथ जो भी एट्रोसिटीज़ होती थी, घटनाएं होती थी, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो या अपराध से संबंधित हो, अन्याय अत्याचार संबंधित हो, तो चूँकि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी हमारी, और उसके साथ मुझे पावर मिली हुई थी कि हम किसी भी अथॉरिटी को अपने आयोग में सम्मन कर सकते थे, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हो, डीएम कमिश्नर हो, तो सबको मैं बुलाता था। अगर मुझे लगा कि उनको न्याय नहीं मिला, पुलिस ने नहीं कार्रवाई किया, मजिस्ट्रेट ने नहीं कार्रवाई किया, तो मैं डीएम को, एसएसपी को तुरंत मैं अपने ऑफिस में बुला लेता था, सम्मन देता था, और उनका आना अनिवार्य था, वो बच नहीं सकते थे। तो उसके तहत आते थे। अगर जहाँ मुझे समझ में आया कि जघन्य अपराध हुआ है, वहाँ मैं खुद दौरा किया जा करके। आपके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ फेमस है, सरकारी सेवा में रहते हुए भी आपने समाज के लिए और देश के लिए अलग से भी एनजीओ बनाकर भी बहुत सारे काम किए। कैसे अपने समय को आप मैनेज करते थे और समाज के लिए किस तरीके से समय निकाला? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि देखिए, अगर मन में लगन है आपके अंदर तो सब कुछ संभव है, सब समय निकाला जा सकता है। तो मैं भी, हमारा 5 डे वीक था, तो 5 दिन मैं अपनी सरकारी कार्यों में पूरी तरह से कंसंट्रेट होता था। आपने किताब लिखी है पासी समाज के ऊपर जो काफ़ी और 2 दिन जो वक्त निकलता था वो मैं सामाजिक कार्यों में लगाता था। मैं समर्पण संस्थान की स्थापना किया, राष्ट्रीय प्रगतिशील समाज संघ आरपीएस का स्थापना किया, जिसके बैनर तले हमारे सैकड़ों कार्यक्रम हरियाणा में हुए। बहुत किताबें भी आपके मैंने देखी है। लिखा, जिसको हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उसका भी विमोचन किया। बीच में उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया। तो दो हमने डायरेक्टिव प्रकाशित करके पूरे देश में देने किया। और जो गरीब तबका के आदमी, इनको मैंने जागरूक करने के कोशिश किया, और उनके साथ अन्याय अत्याचार है तो उसको भी न्याय दिलाने का पूरा कोशिश किया। जहाँ पुलिस लापरवाही बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। रिटायरमेंट आपका कब हुआ, किस वर्ष में? मैं 18 में रिटायरमेंट हुआ। 2018 में। उसके बाद भी आप शांति से नहीं बैठे? नहीं सर, आराम नहीं किया आपने? मुझे लगता है शायद एक दिन भी आपने घर में आराम नहीं किया। रिटायरमेंट होते ही मैं सांसद का चुनाव लड़ा प्रयागराज से। जब फूलपुर की सीट खाली हुई है, केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, फूलपुर की सीट खाली हुई है, मेरा घर फूलपुर में है। जनता ने, पूरा मीडिया ने कहा कि सर आप चुनाव लड़िए, आप बहुत काम किए। जैसे कि जनरली लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं, घर में घूमने चले जाते हैं, आपने एक भी दिन मुझे लगता है आराम नहीं किया। 20 दिन बचा हुआ था चुनाव, मैं तुरंत यहाँ रिटायर हो रहा हूँ, वहाँ मैं सांसद का नामांकन कर रहा हूँ। परमिशन लेते लेते 10 दिन बचा। 10 दिन में मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा है। मैंने कहा कि भाई 10 दिन में तो कोई प्रधान नहीं लड़ते, लेकिन मैं लोकसभा लड़ने जा रहा हूँ, 5 विधानसभा। तो लेकिन मैं 15 दिन के अंदर में ही चुनाव लड़ा हूँ। फिर भी 22 कैंडिडेट थे, 22 में मेरा 6ठा स्थान था, अतीक अहमद का 5वां स्थान था, मेरा नाम 6वां स्थान पर था। उसमें मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा था, बहुजन मुक्ति पार्टी। और 22 में अभी आम आदमी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, 12 विधानसभा प्रयागराज से। कितने वोट मिले आपको, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। वोट तो ज़्यादा नहीं मिली है, क्योंकि हम लोगों का जो आर्डर थे ऊपर से माननीय केजरीवाल जी का, कि हमारा झाड़ू चुनाव निशान एक एक घर में पहुंच जाना चाहिए। जितने हारने से मतलब नहीं है, एक एक घर में पहुंचना चाहिए हमारा चुनाव। आपने वो मिशन पूरा किया? वो पहुंचाया आपने? वो पूरा कर दिया हम लोगों ने। और आज उसका नतीजा ये हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी चुनाव हुए हैं, नगरीय चुनाव हुए हैं, इसमें हमारे सैकड़ों पार्षद चुने गए हैं, और 10 जो नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं। कितने पार्षद चुने गए यूपी से? 88 के आसपास है। 88 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी। मतलब खाता खुल गया है उत्तर प्रदेश में। अब विधानसभा लोकसभा बचा हुआ है, उसमें भी एक काफ़ी जिम्मेदारी वाला पद आपको दिया गया है, महासचिव का उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का। प्रभारी उत्तर प्रदेश हमारे संजय सिंह जी ने हमारी बैकग्राउंड को देखते हुए, हमारे सामाजिक कार्यों से खुश होकर के उन्होंने मुझे जिम्मेदारी देना चाहा। और चुनाव के बाद मुझे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव उन्होंने बनाया। तो उस पर मैं काम कर रहा था। करीब 50-60 जिले में मैंने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दिया, पूरे जिला कार्यकारिणी का नियुक्ति कर दिया। अब उसी में व्यस्त रहता हूँ। आम आदमी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 2024 चुनाव तो आप देख रहे हैं कि अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जिसमें हमारी 26 पार्टियाँ हैं। अब इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, और इसमें सबकी 26 पार्टियों के बारे में क्या क्या नीतियाँ बनती हैं,
अब वो उस पर निर्भर करेगा, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल पार्टी नहीं लड़ेगी। अब 26 पार्टियां हैं, कितनी सीट शेयरिंग है। जिस आप सब देख रहे हैं बीजेपी का बढ़ता वर्चस्व, G20 हो रहा है और दिल्ली में अभी इसमें चल भी रहा है G20 20 देशों। मोदी जी का जो प्रभाव इस देश में पड़ रहा है, क्या आप लोग को लगता है कि ये जो अलायंस बनाया गया है उस वो किस तरीके से आगे जाकर अब वो घटना शुरू हो गया है। अब केवल दिखावाबाजी रह गया है, जितना दिखाओ इतना दिखाओ कि अभी मेरा वर्चस्व है। मतलब मार्केटिंग है ये, केवल मार्केटिंग हो रही और कुछ नहीं। डिजिटल मीडिया का पूरा यूज़ किया आम जनता, किसानों के बीच में जाइए, गरीबों के बीच में जाइए, तब वो बता रहा है कि हमको कैसे मूर्ख बना रहे हैं, कितने ढंग से मूर्ख बनाया जा रहा है, हिंदुत्व को लेकर के कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। अरे गरीब आदमी को क्या चाहिए, वो उसमें काम नहीं हो रहा है। ये सबको केवल सपना दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ों से तो मेरा भी कहना है, जैसे कि बुलेट ट्रेन की बात करते हैं मोदी जी, और आज देश में ट्रेन भी ठीक से नहीं चल रही है। ऐसे कितने रेलवे फाटक है जो ठीक से बने नहीं है, ट्रेनों में जगह नहीं है, लोग छत पे अभी भी बैठ रहे हैं, बिजली गांव में नहीं है, और बुलेट ट्रेन और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए देश में, बट उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर भी काम होना चाहिए। जो बेसिक गाँव की ज़रूरत है हमारे देश की, उस पर मोदी जी का फोकस। तो ये थे हमारे साथ कन्हैयालाल जी, आम आदमी पार्टी महासचिव अनुसूचित जाति आयोग के, अनुसूचित सेगमेंट के। और विश यू गुड लक। आज बहुत अच्छा लगा, हमसे उनके जीवन के बारे में बात किया, किस तरीके से उन्होंने 1984 से अपना सरकार में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपना काम किया, और साथ साथ रहते हुए समाज के लिए भी काम किया। हमें इनके जीवन शैली से लोगों को ये सबक और सीख लेनी चाहिए कि अपने काम के साथ साथ, कोई भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ समय निकालना पड़ता है। लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर कीड़ा है समाज सेवा का और आप देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो समय निकलता है, बिल्कुल समय निकलता है। कोई ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है, वो कुछ करना नहीं चाहता समाज के लिए। लेकिन अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, तो समय है और समय आपको निकालना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारे चैनल पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।